दोस्तों वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासेस। देखिए आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को देखते हुए लगातार हम आपको पिछले सालों के हल प्रस्तुत करा रहे हैं। आज हम आपको पिछले साल का रेलवे ग्रुप डी का मैथ का पूरा पेपर हल कराने जा रहे हैं। ये मैथ का हमारा 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने आपको इसी प्रकार के मैथ के 6 वीडियो कराए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख लीजिएगा। हम आपके लिए साइंस स्पेशल की भी सीरीज चला रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए, और रेलवे ग्रुप डी का पूरा पेपर भी हमने आपको कराया हुआ है। 1 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों का लगभग आपको 4 वीडियो दिए हुए हैं, जिसे आप लोग प्ले स्टोर जाकर के वहाँ पर से देख सकते हैं। इस सेट में लगभग मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं आप लोग इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को सही कर पाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1/2 + √3 के हर का आपको परमेय मान ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करिए करना। सबसे पहले एक बार आप ही को प्रयास करना है। यहाँ पर देखिए 1/2 + √3 लिखा गया। अगर आपको इसके हर का परमेय करना है तो इसके माइनस साइन से आपको ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी आपने माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी। नीचे वाला आप देख रहे हैं ये a+b लिखा गया है और a-b लिखा गया है। तो यहाँ पर फार्मूला यूज होगा a² - b²। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 बन जाएगा नीचे, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 - 3 नीचे जो बचेगा वो 1 बचेगा, इसलिए ऊपर वाला ही मान जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा 2 - √3। कहाँ पर लिखा गया है? दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो वीडियो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको 3 संख्याएं दी गई हैं। इन तीनों संख्याओं में आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, कैसे करेंगे आप? तीनों संख्याओं का एचसीएफ मतलब कॉमन वैल्यू आपको निकालनी है तीनों संख्याओं में से। मैंने आपको बताया था जब बड़ी बड़ी संख्याएं आपको दी हों तो आप लोग भाग विधि का प्रयोग किया करिए। जो सबसे छोटी संख्या हो उसमें से उससे बड़ी वाली संख्या में आप भाग करिए। 2835 में भाग करिए 2349 का। तो सबसे पहले ये एक बार में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2349। क्या बचेगा? शेष बचेगा 486। जो शेष बचेगा उसको फिर से इसमें भाग देना होगा आपको। तो 2349 में 486 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? ये 4 बार जाएगा। 4 बार में आ जाएगा यहाँ पर 1944। तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा 405। 405 शेष बचा, और फिर आपको 486 में इसका भाग करना होगा। तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 405, बचेगा 81। 81 बचा, इसको फिर से 405 में भाग करिए, तो यहाँ पर से अब की बार ये 5 बार में जाकर के कट जाएगा। तो इन दोनों संख्याओं के बीच का जो एचसीएफ निकला वो 81 निकलेगा। ठीक है, आपने इन दोनों संख्याओं के बीच का एचसीएफ 81 निकाल लिया। जो 81 आएगा उसको जो लास्ट में बची संख्या सबसे बड़ी वाली है उसमें भाग करिए। 81 से भाग करेंगे तो ये 38 बार में पूरा जाकर के कट जाएगा। तो यहाँ पर से इन तीनों संख्याओं के बीच की जो कॉमन वैल्यू निकल कर आएगी वो 81 आएगी। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? पहला वाला ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो। तीसरा क्वेश्चन है, x का वह न्यूनतम मान आपको ज्ञात करना है जो 50/x - 14 को एक पूर्णांक बनाता है। पूर्णांक मतलब कि आपको इंटीजर बनाना है इस समीकरण को। तो x की जगह पर आप इन चारों ऑप्शन में से चेक कर सकते हैं कि x की वैल्यू क्या रखने पर ये p/q के रूप में ना बन करके एक पूर्णांक बनेगा। ठीक है, आप 4 ऑप्शन को चेक कर सकते हैं। या फिर इस समीकरण की अगर हम न्यूनतम पूर्णांक की बात करेंगे तो वो -1 ही बन सकता है। तो इसे यहाँ पर से हल करेंगे तो x की वैल्यू निकल कर आएगी -36। तो अगर आप x की जगह पर -36 रख देंगे तो -36 और -14 बन जाएगा -50, और 50 और 50 डिवाइड होकर के -1 इसका उत्तर आ जाएगा। जो -1 है वो पूर्णांक होता है, इसलिए सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा? इसका चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। चौथा क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की 3 भुजाएं की लंबाई आपको 8, 13, 15 दे रखी हैं। तो इनके पारस्परिक शीर्ष लंबों की आपको लंबाई का अनुपात निकालना है। कैसे करेंगे आप? स्टार्ट करिए लगाना। थोड़ा सोचिए पहले आप कि अगर आपको भुजाएं दी हों और इसके पारस्परिक शीर्ष लंबों की लंबाई का अनुपात आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इनका अपोजिट जो होता है भुजाओं का वो इनके शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। ठीक है, इस प्रकार से इनका एलसीएम निकाल लीजिए 8, 13, 15 का। तो ये तीनों ही मल्टीपल के रूप में एलसीएम निकलेंगे। तो यहाँ पर अगर आप एलसीएम रखेंगे ऊपर तो ये 13 और 15 यहाँ पर आ जाएंगे 195, और यहाँ पर 13 कट जाएगा, 15 और 8 का मल्टीपल करना पड़ेगा 120, और यहाँ पर 8 और 13 का मल्टीपल करेंगे तो 104। तो ये जो बनेगा 195, 120, 104, यही वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। तो भुजाओं को अगर आप व्युत्क्रम में कर देंगे, जो उनका अनुपात होता है वो उसके शीर्ष लंबों का अनुपात होगा। तो सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 4 साल के समय में
नदी पर पुल बनाने के लिए कई लोग नियुक्त किए गए। पहले वर्ष के अंत में कर्मचारियों की संख्या 5% कम हुई। यह कमी दूसरे वर्ष के अंत में फिर दोहराई जाती है। हालांकि समय पर पुल को पूरा करने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कार्यबल को 20% की वृद्धि की गई। यदि चौथे वर्ष की शुरुआत में काम करने वाले लोगों की संख्या 2166 है तो शुरुआत में कितने लोग थे, आपको ज्ञात करना है। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो पहले लोग नियुक्त हुए थे उनकी संख्या x थी। ठीक है, इस प्रकार से आपने मान लिया। अब क्या कह रहा है ये, पहले वर्ष के अंत में 5% कम हुए, मतलब कि x हमने मानी तो 5% कम होंगे तो बचेंगे 95/100। अब यही कमी जो है वो दूसरे वर्ष के अंत में होती है, मतलब 5% दूसरे वर्ष के अंत में कम हो जाते हैं तो 95/100 फिर 5% कम हो गए। लेकिन तीसरे साल कार्यबल जो है 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो 120/100 कर देंगे। और लास्ट में कह रहा है कि ये जो संख्या हमने घटाई बढ़ाई वो लास्ट में 2166 के बराबर होनी चाहिए। चौथे वर्ष के शुरुआत में काम करने वाले लोगों की संख्या 2166 है, मतलब जितना भी हमने घटाया फिर बढ़ाया वो संख्या 2166 के बराबर होगी। तो यहाँ पर से आप इसे काट सकते हैं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, ये 95 को 19 से काट सकते हैं, 19 पना 95 और ये जाकर कटेगा 114 बार, फिर 19 पना 95, फिर यहाँ पर कटेगा 19 छंगम 114, 6 दूनी 12 और यहाँ पर से 5 से काट दीजिए 5 दूना 10 और यहाँ पर से काटेंगे 5 दूना 10। ठीक है, 2 से फिर काट दीजिए इसे 10। तो यहाँ पर से x की वैल्यू निकल कर आएगी 20 × 10 × 10 2000 निकल कर आएगी। तो शुरुआत में जो लोग थे उनकी संख्या 2000 थी। अभी क्या किया आपने, 5% कम किया, फिर 5% कम किया, फिर 20% ज़्यादा किया तो उनकी संख्या जाकर के 2166 हो गई। ठीक है, इस प्रकार से आप आराम से लगा करके निकाल सकते हैं। छठा क्वेश्चन है, क्रमशः 45, 60, 120 मिनट के नियमित अंतराल पर 3 घंटियां बजती हैं। यदि सोमवार को सुबह 10 AM पर तीनों एक साथ बजी थी तो दोबारा एक साथ कितनी बजे बजेंगी। ये क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछा जाता है, मैथ में पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर 10 AM पर पहली बार बजी थी तो उसके बाद के लिए आपको 45, 60 और 125 का आपको एलसीएम लेना होगा। ठीक है, एलसीएम लेना आप जानते हैं, 45, 60, 120 का एलसीएम आप ले सकते हैं। कितना आएगा, 4500 आएगा। 4500 जो आया एलसीएम आया वो मिनट में आया, इसको आप घंटे में चेंज करिए। घंटे में आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर से 75 घंटा निकल कर आएगा। 75 घंटे का मतलब है कि 3 दिन और 3 घंटे बाद ये तीनों एक साथ फिर से बचेंगी। तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार 3 दिन हो गए। बृहस्पतिवार को 10 AM पर 72 घंटे आपके कंप्लीट हो गए। तो अगर आप AM हैं तो 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, तो 1 PM पर बृहस्पतिवार को 1 PM पर ये तीनों एक साथ फिर से बजेंगी। बृहस्पतिवार मतलब कि गुरुवार और 1 PM पर 3 घंटे और आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, चौथा वाला ऑप्शन सही ऑप्शन है। 7वां क्वेश्चन है, एक गोले और लंबवर्ती बेलन का आयतन आपको बराबर दिया गया है। यदि उनकी त्रिज्याएं भी समान हो तो बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई में आपको अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए गोले का आपको सबसे पहले आयतन मालूम होना चाहिए। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 πr³। इसके बाद लंबवर्ती बेलन का आयतन आपको मालूम होना चाहिए कितना होता है, πr²h। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है उनकी त्रिज्याएं समान है तो यहाँ पर से r² से इसके 2 r कट जाएंगे, 1 r बचेगा, पाई से पाई कट जाएगा। यहाँ पर बेलन की त्रिज्या की जगह पर लिखना चाहिए था गोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच में आपको रेशियो निकालना है। तो यहाँ पर से r/h कितना निकलेगा, 3/4 निकलेगा। ठीक है, r/h करेंगे आप 3/4 निकलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। थोड़ा सुधार करिएगा, यहाँ पर गोले की त्रिज्या और बेलन की ऊंचाई के बीच में अनुपात ही आपको ज्ञात हो सकता है। 8वां क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक आपको समीकरण दिया गया है, 24 × 15/12 प्लस यहाँ पर x मान लीजिए। तो x की वैल्यू यहाँ पर आपको निकालनी है बराबर 165। तो इस प्रश्न को इग्नोर क्वेश्चन के श्रेणी में डाल दिया गया था, मतलब इसका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप x की वैल्यू यहाँ पर से निकालेंगे, 3x मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर से निकलेगी -108/11। ठीक है, तो किसी भी ऑप्शन में आपको -108/11 नहीं मिलेगा, इसलिए इस ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन को इग्नोर श्रेणी में डाल दिया गया था, मतलब सबको 1 नंबर मिलेगा
अगर आपने हल किया है या फिर नहीं हल किया है या फिर छोड़ दिया है, सबको 1 नंबर मिलेगा। लेकिन इसका उत्तर जो आएगा 108/11 आएगा। इस प्रकार के प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से साधारण भिन्न को दशमलव के रूप में लिखने पर उसका मान शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। चलिए, कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग प्रश्न को? प्रश्न में आपसे पूछा क्या गया है, पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करिए। शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब अशांत होगा। चलिए, पहले ऑप्शन को अगर आप हल करेंगे भाग करके तो ये निकल कर आपका कितना आएगा, 27/480.5625 ये निकल कर आएगा। ये तो शांत हो गया क्योंकि आगे इसकी कोई भी संख्या नहीं आ रही है, ये कट गया मतलब कि शांत हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता है। 21/640 को हल करेंगे तो 0.032812 लेकिन ये शांत हो जाएगा इसके बाद, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। 81/450 को करेंगे तो यहाँ पर ये भी शांत हो जाएगा, लगभग आपका 0.18 के बाद ये शांत हो जाएगा, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। लेकिन अगर आप 240/450 को हल करेंगे तो ये जाकर के बनेगा 0.533333, ये आगे आता ही चला जाएगा, इसका कोई भी वैल्यू जो है वो शांत नहीं होगी। तो आपसे पूछिए ये शांत दशमलव में प्राप्त नहीं होगा कौन सा, तो ये डी वाला ऑप्शन जो है यही सही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये वाला आपका शांत नहीं होगा, मतलब कि अशांत आपसे पूछा था। 10वां क्वेश्चन है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल आपको 144 दे रखा है, तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का आपको लासा ज्ञात करना है। ऐसे सवालों करने के लिए जब भी आपको 4, 5 सम दे रखे, विषम दे रखे, उनका योगफल दे रखे, तो उसी से आप क्या करिए, जितनी संख्याएं आपको दे रखी हैं उसी से इसको भाग कर दीजिए। कितना निकल कर आएगा, 4 3 12 और 4 छंगे 24, 36 निकल कर आया। तो 36 जो आ गया इन 4 संख्याओं के बीच का औसत आ गया। ठीक है, 36 जो आया इन चारों संख्याओं के बीच का औसत आ गया। तो देखिए विषम संख्या है, तो नेक्स्ट वाली जो संख्या होगी 36 की विषम कौन संख्या होगी, 37। इसके बाद 37 के बाद विषम कौन सी आती है, 39। इसके पहले की बात करेंगे तो 35 33। तो आपको 4 संख्याएं मालूम चल गई, 33 35 37 और 39, क्योंकि 36 तो सम संख्या है, तो इन चारों संख्याओं में 36 तो आएगी नहीं। 36 को तो हमने बीच की संख्या निकाला हुआ है, औसत के रूप में निकाला हुआ है, इसलिए हमें आगे की 2 संख्या मालूम चल गई और पीछे की दोनों संख्याएं मालूम चल गई। तो वो 4 संख्याएं कौन सी होंगी, 33 35 37 और 39। तो पहली संख्या और अंतिम संख्या का आपको एलसीएम ज्ञात करना है 33 और 39 का। यहाँ पर ये बनेगा 11 3 33 और 13 3 39। तो इनका एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 11 × 13 × 3, 11 13 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 429 निकलेगा। तो इनका एलसीएम निकल कर आएगा 429। ठीक है, तो आप 33 और 39 का एलसीएम निकाल करके आराम से उत्तर को निकाल सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक आपको समांतर श्रेणी दे रखी है 142 148 154, तो इसका 12वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे बढ़े ये देखिए, 142 से 6 बढ़ाएंगे तो 148, फिर 54 बढ़ाएंगे तो 6 का यहाँ पर अंतर हो रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ पर फार्मूला लगा दीजिए, Tn बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, आपको Tn मतलब कि t 12वां पद आपको ज्ञात करना है। तो a यहाँ पर कितना है, पहला पद यहाँ पर 142 है, a जो यहाँ पर पहला पद है। n मतलब कि आपको 12वां पद ज्ञात करना है, तो n - 1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। d जो है यहाँ पर का अंतर है, 148 में से 42 को घटाएंगे तो हर पद में आपको 6 का अंतर मिलेगा। तो यहाँ पर से 142 + 11 6 का 66 करेंगे, तो यहाँ पर से 6 2 8 और 6 4 10 और यहाँ पर से 208। तो जो 12वां पद होगा वो 208 होगा। ठीक है, इसी प्रकार आप 6 बढ़ा करके भी देख सकते हैं, आपको 208 नंबर वहाँ पर 12वें पद में मिलेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेहा की 8000 रुपये की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 9200 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर 2% बढ़ जाती है तो उसकी राशि आपको निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि 8000 रुपये जो उसकी राशि थी, 9200 रुपये किस दर से हो गई 3 वर्षों में। तो यहाँ पर से ब्याज मिला उसे 1200 रुपये, मूलधन उसको दिया गया है 800, 8000 है, और दर आपको निकालनी है 3 वर्षों में। तो यहाँ पर से आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, 2 जीरो ये कट जाएंगे और 1 जीरो इसका नीचे कट जाएगा। 3 चौको 12, 4 दूनी 8 और 10/2 करेंगे तो आर यहाँ पर से 5% आ जाएगा। तो पहले उसका आर जो था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, वो 5% था, अभी कह रहा है कि 2% बढ़ जाता है।
2% बढ़ जाएगा तो 7% हो जाएगा। 7% हो जाएगा तो 8,000 की राशि 7% की दर से 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर से आप 17 के 21 मल्टीप्लाई 8 80 करेंगे तो 8 एकन्नम 8, 8 दूनी 16, 1680 रुपये उसी ब्याज मिलेगा। तो 8,000 का 1680 और जोड़ दीजिए तो 9,680 रुपये उसकी राशि हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, एक सम पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान आपको कितना होता है ये निकालना है। चलिए प्रयास करिए। यहाँ पर कौन से फार्मूले का यूज करेंगे आप, n-2 मल्टीप्लाई 180, ये तो हो गया सम पंचभुज का या फिर सम बहुभुज के किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो गया। अगर आपको प्रत्येक अंतःकोण निकालना है तो आपको n से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर n की संख्या कितनी है, 5 दी गई है। तो n की जगह पर आप 5 रखेंगे तो 5 में से 2 जाएंगे 3 आ जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 180 और नीचे लिखेंगे 5 और इसको आप लोग हल करेंगे तो आ जाएगा 108। 108 डिग्री जो आएगा वो इसका अंतःकोण आएगा। किसी भी सम पंचभुज के प्रत्येक कोण जो होता है वो 108 डिग्री होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 120 दिया गया है, उनके वर्गों का योग आपको 289 दिया गया है। तो उन संख्याओं का योग आपको निकालना है। ठीक है, एक बार आप लोग करने का प्रयास करिए। थोड़ा आपको सवाल ये गलत लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पर महत्तम समापवर्तक लिखा गया है, एचसीएफ लिखा गया। एचसीएफ मतलब कि होता है कि दोनों संख्याओं में 120 कॉमन होगा। तो संख्याएं 120 से तो बड़ी होंगी और फिर उनका योग करेंगे तो इन 4 ऑप्शन में तो आपको प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब प्रश्न में आपसे यहाँ पर एचसीएफ की जगह पर इसको लिखना चाहिए था एलसीएम। 120 जो है वो दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा, तब ये जाकर कहीं प्रश्न लगेगा। सुधार करिएगा, यहाँ पर आप लघुत्तम समापवर्तक लिखिएगा महत्तम समापवर्तक की जगह पर। अगर 120 उनका एलसीएम है तो वो संख्याएं दोनों जो होंगी वो इसका मल्टीपल हो सकती हैं। यहाँ पर आप 120 का अगर गुणनखंड करेंगे 15 8 120 तो 15 और 8 का अगर आप जोड़ेंगे तो 23 इसमें से आपको ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो दोनों संख्याएं 15 और 8 हो सकती हैं, लेकिन उनके वर्गों का योग एक बार आप करके देखिए क्या 289 आपको मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 15 15 में 225 और 8 8 64, तो यहाँ से 289 तो मिल रहा है। मतलब कि हमारी संख्या जो होगी 15 और 8 होगी और उनका एलसीएम भी आपको 120 प्राप्त होगा। तो संख्याओं का योग जो होगा वो 23 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप गुणनखंड से समझ सकते हैं कि हमारी संख्याएं दो कौन कौन सी हो सकती हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, मेदिनी एक दीवार को अकेले 21 दिन में पेंट कर सकती है, जबकि यूकी को इसका दुगना समय लगेगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो आधी दीवार को पेंट करने में कितना समय लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको लगातार रेलवे मिल रहे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर दे रहा है, हर प्रश्न में जितने भी सेट करा रहा हूँ थोड़ा चेंजमेंट कर रहा है। देखिए मेदिनी जो है 21 दिन में दीवार को पेंट कर सकती हैं और यूकी को इसका दुगना समय लगता है। तो मेदिनी और यूकी जो हैं अगर क्षमताओं की बात करेंगे तो मेदिनी की डबल होगी, यूकी की 1 होगी। अगर दोनों एक साथ काम करेंगी तो एक ही क्षमता से काम करेंगी दोनों जुड़ करके। और मेदिनी जो है 21 दिन में किसी काम को करती है तो मतलब टोटल कार्य जो होगा एक दिन की उसकी क्षमता 2 है तो टोटल कार्य 42 है। अगर दोनों एक साथ करेंगी तो क्षमताएं इनकी जुड़ जाएंगी, 2 और 1 तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर से अगर आप देखेंगे 14 3 42, तो ये पूरी दीवार जो है वो 14 दिन में कंप्लीट कर देंगी। लेकिन वो कह रहा है आधी दीवार को पेंट करना है तो आधी दीवार वो 7 दिन में कर देंगी। इसलिए आपको दूसरा वाला ऑप्शन सही करना पड़ेगा। प्रश्न में आपको ऊपर ये बड़ा वाला ऑप्शन दे रखेगा 14, जो पूरी दीवार को 14 दिन में करेंगी, लेकिन आपसे पूछा है आधी दीवार। तो प्रश्न को पूरा लास्ट तक पढ़िए, तभी आप लोग वहाँ पर एग्जाम में बहुत जल्दी होती है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको बाद में पछतावा होता है कि हमने तो पूरा को सही कर दिया। और पहला ऑप्शन वो दे भी रखेगा, आपको नीचे तक जाने भी नहीं देता। वो सोचता है कि आप गलती करिए, लेकिन आपको गलती से बचना है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नीचे देखिए आपको बार ग्राफ दिया गया है। 10 वर्षों में कंपनी XYZ द्वारा बेचे गए पर्सनल कंप्यूटर को दर्शाता है। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है, कंपनी XYZ द्वारा किस वर्ष सर्वाधिक पर्सनल कंप्यूटर बेचे गए थे। थोड़ा जूम करते हैं, देखिए किस वर्ष सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बेचे गए। तो जो सबसे बड़ा आपको ग्राफ दिख रहा है ये वाला, वो 2014 का ग्राफ है। वहाँ पर देखिए कितने कंप्यूटर बेचे गए, 80 लाख कंप्यूटर बेचे गए 2014 में। तो सबसे ज़्यादा ही आपसे पूछा है
तो इस ऑप्शन को आप सही करके आराम से उत्तर को निकाल सकते थे, इसमें आप लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरियन ट्रिक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर के होता है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी संख्या जो हो उसका स्क्वायर करिए और सबसे छोटी वाली संख्या का दोनों को जोड़ करके उसके बराबर करिए। अगर बराबर आ जाए तो पाइथागोरियन ट्रिक होगी। चारों ऑप्शन को आप चेक करेंगे तो लास्ट वाला ऑप्शन आपको इसी प्रकार से मिलेगा, लेकिन इसमें तो काफ़ी समय लग रहा है। तो आप कैसे इसको शॉर्ट रूप से करेंगे, तो आपको कुछ पाइथागोरियन ट्रिक जो होती हैं वो याद करके चलनी होती है। ज़्यादातर स्टूडेंट को याद होती हैं, अगर आपको नहीं याद है तो आप लोग याद कर लीजिए। सबसे छोटी जो होती है वो 3, 4, 5 होती है, पाइथागोरियन ट्रिक होती है। अगर 3 का स्क्वायर और 4 के स्क्वायर को जोड़ेंगे तो वो 5 के स्क्वायर के बराबर आएगा। ये सबसे बेस है। ठीक है, इसमें अगर आप तीनों पदों में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। इसके जो मल्टीपल होंगे वो भी पाइथागोरियन ट्रिक बनाएंगे। 3 से मल्टीपल कर दीजिए सभी पदों में, 4 से कर दीजिए, 5 से कर दीजिए। देखिए आपके ऑप्शन में इसमें 5 से मल्टीपल किया है, 5 3 15, 5 को 20, 5 25 25। तो इसके मल्टीपल जो होते हैं वो पाइथागोरियन ट्रिक बनाते हैं। तो कुछ आप लोग याद कर लीजिएगा। 3, 4, 5 सबसे छोटी होती है, इसके बाद 5, 12, 13। ठीक है, मैं आपके लिए बेस बता दे रहा हूँ। इसके मल्टीपल भी जो होंगे आपको ऑप्शन में चेक करने होंगे, वो भी आपके पाइथागोरियन ट्रिक बनाएंगे। 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 9, 40, 41, इसके बाद 11, 60, 61। इतनी अगर आप लोगों ने याद कर ली हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हितकारी होंगी और आपके ढेर सारे क्वेश्चन इससे लग जाएंगे। एक आपकी और होती है 20, 21, 29। ये सरल सरल मैंने आपके लिए बताई हैं, इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको और चाहिए तो और आपको बता देते हैं। कुछ और भी होती हैं, जैसे कि उसको याद कर लीजिएगा आप 12, 35, 37। ठीक है, ये सारी ट्रिकें अगर आप याद करके चलेंगे तो इससे आपके ढेर सारे क्वेश्चन लग जाते हैं। 13, 84, 85 इस प्रकार से, 16, 63, 65 और भी होती हैं। देखिए 28, 45, 53 और ढेर सारी होती हैं। 17, 144, 145, 15, 112, 113। तो इस प्रकार से आप जितनी याद करना चाहें याद कर सकते हो, वो आपकी क्षमता के अनुसार है। मैंने शुरुआत में जो 5-6 लिखी थी, लेकिन आप लोग उनको जरूर याद करके चलिएगा। 98वां क्वेश्चन है, 2 मीटर की समान चौड़ाई का एक रास्ता एक वर्गाकार पार्क के अंदर बना है। यदि इस रास्ते का क्षेत्रफल आपको 416 मीटर स्क्वायर दिया गया है तो इस रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपको निकालना है। कैसे करेंगे आप, कुछ सोच पा रहे हैं? देखिए इस प्रकार से कोई वर्गाकार मान लीजिए पार्क है, उसके अंदर 2 मीटर चौड़ाई के रास्ते के साथ में आपने ये 2 मीटर का चौड़ाई का किनारे किनारे रास्ता सारे जगह में आपने छोड़ दिया। अगर हम लोग अंदर वाले के वर्ग की हम लोग भुजा x मान लेते हैं तो बाहर वाले कितनी होगी, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, तो x + 4। बाहर वाले जो वर्ग है उसका भुजा जो होगी वो x + 4 होगी। अब आपको देखिए रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा, ये वाला क्षेत्रफल, तो ऊपर के क्षेत्रफल में से जो बड़ा वाला वर्ग है उसके क्षेत्रफल में से अंदर वाले अगर क्षेत्रफल को घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आपको मालूम चल जाएगा। बाहर वाले की भुजा x + 4 है, अंदर के x है, तो बाहर वाले का क्षेत्रफल होगा x + 4 का स्क्वायर, अंदर वाले से घटा देंगे स्क्वायर में से, तो 416 आपको दे ही रखा है। x की वैल्यू यहाँ पर से आप निकालेंगे तो 50 आ जाएगी। अब देखिए x जो हमने माना था वो अंदर वाले वर्ग का हमने भुजा मानी थी, और रास्ते द्वारा घिरे वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल आपसे अंदर वाले का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो 50 × 50 मतलब भुजा स्क्वायर जो होता है वो क्षेत्रफल होता है, तो 2500 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा? लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, एक विलियन में पानी की 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 44 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, चलिए देखिए पानी कितना है विलियन में 320 ग्राम है, नमक कितना है 44 ग्राम है, तो टोटल जो विलियन है वो कितने ग्राम का हुआ जाकर के 364 ग्राम का टोटल विलियन हुआ। ठीक है, अब अगर विलियन की सांद्रता आपको ज्ञात करनी है तो नमक के साथ में आप सांद्रता ज्ञात करेंगे। तो नमक कितना है 44 ग्राम और टोटल विलियन कितना है 364 ग्राम, इसमें आप सांद्रता ज्ञात करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आ जाएगा
9% आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका बी वाला ऑप्शन जो होगा वो सही ऑप्शन होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देखिए आपको वेन आरेख दिया गया है नीचे। इसमें व्यावसायिक प्रशिक्षण ABC लेने वाले कुल छात्रों की संख्या जो है वो 50 आपको दर्शाई गई है। इनमें से प्रत्येक जो छात्र हैं कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। तो कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण में सत्र में उपस्थित हुए हैं, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए सोचने का प्रयास करिए, वेन डायग्राम को देखिए और छात्रों को सिलेक्ट करिए। कौन से ऐसे छात्र हैं जो केवल 2 प्रशिक्षण कर रहे हैं? देखिए ए और बी में देखिए ये 4 छात्र आपको दिख रहे हैं, इसके बाद ये 5 दिख रहे हैं और ये 4 दिख रहे हैं जो दोनों गोले के बीच में आ रहे हैं। इसका मतलब वो केवल 2 ही प्रशिक्षण कर रहे हैं। तो आपने 4 + 4 + 5 ऐसे छात्र मिले हैं आपको, तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए सही ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। यहाँ पर केवल लगा दिया ना, इसलिए आपने 4 4 5 को लिया। अगर केवल नहीं लगाता तो हम बीच वाले 5 को भी ले लेते हैं, क्योंकि बीच वाले 5 जो हैं वो 2 तो शामिल हो रहे हैं लेकिन तीसरा भी शामिल हो रहा है, तीनों में है ना बीच वाला 5, इसलिए केवल 2 पूछा है। सही ऑप्शन होगा 13 वाला, पहला ऑप्शन है सही ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 4 अलग अलग तिमाही आपको दी गई हैं, पहली तिमाही, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है, लोगों की संख्या जो है वो किसी रास्ते से दर्ज की गई कि दुकान के सामने से पहले तिमाही में 2000 निकले, दूसरी तिमाही में 1000, 3500 और 5500। तो आपसे पूछा है सभी तिमाही में दुकान के रास्ते से जाने वाले लोगों की औसत संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब देखिए चारों तिमाही का आपको औसत निकालना है, तो सबको जोड़ लीजिए। 2 1 3 और 5 3 8 1, ये 9 बनेगा और 9 3 12। तो टोटल 12,000 लोग उस रास्ते से निकल रहे हैं एक साल में। तो चारों तिमाही का औसत आपको निकालना है, तो 4 से भाग कर दीजिए। तो 4 3 12, मतलब हर तिमाही में औसत जो है वो 3,000 लोग निकल रहे हैं, यही आपसे पूछा था। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि P की आयु Q की आयु की दुगनी है और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अभी P और Q इस प्रकार से लिख लेते हैं। P की आयु Q की आयु की 2 गुनी, तो P यहाँ पर 2 गुना होगा और Q यहाँ पर 1 आपने लिख लिया। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 70 हो जाता है। तो 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा? दोनों 5-5 साल कम रहे होंगे। तो 3x बराबर, इन दोनों को जोड़ लीजिए x मान करके, 3x बराबर 60 के कर लीजिए, क्योंकि 5 वर्ष बाद वो 70 के हैं दोनों। तो 5 वर्ष पहले दोनों में 5-5 साल कम होंगे उनका आयु का योग, तो 60 साल के रहे होंगे। ऐसा आप समझ करके कर सकते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर से आपको मिल जाएगी 20। x की वैल्यू आपको 20 मिल गई, तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा? तो अगर 20 मिल गई तो ये 40 साल का होगा वर्तमान में, और Q जो होगा वो 20 साल का होगा। तो 40 20 कितना हो गया? 60। सही ऑप्शन आपको पहला वाला ऑप्शन मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर आपको गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है। जीपी में आपको पहले 3 पदों का योग और पहले 6 पदों का योग का अनुपात आपको इतना दे रखा है। तो जीपी में आपको सामान्य अनुपात ज्ञात करना है। अब जीपी की सीरीज कैसे आगे बढ़ती है? जैसे पहला पद हमारा ए है, तो ए और आर से आगे बढ़ती है, फिर ए आर स्क्वायर से बढ़ती है, इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आर जो है वो सामान्य अनुपात है, इसी को आपको निकालना है। और ए जो होता है हमारा पहला पद होता है। तो आपने गुणोत्तर श्रेणी में अगर सीरीज कोई चल रही है तो उसके योग का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ए अंदर क्या होता है? अगर आर हमारा बड़ा है तो आर को हम पहले रख लेते हैं, आर की पावर n-1 अपान r-1, ये फार्मूला होता है। ठीक है, जहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या है, r क्या है? सामान्य अनुपात है, a क्या है? प्रथम पद है। तो आपसे पहले 3 पद, तो 3 पदों के लिए हम n को यहाँ पर 3 रखेंगे, तो r³ - 1 अपान r-1। आप देखिए 6 पदों के लिए फिर वही फार्मूला लगाएंगे, लेकिन r की पावर 6 कर देंगे, r-1। इनका रेशियो आपको दे रखा है 125/152। समझ में आ रहा है? यहाँ पर से आपको r की वैल्यू निकालनी है। a से a कट जाएगा, नीचे वाला r-1 कट जाएगा, तो ये r की पावर 3-1 बचेगा, r की पावर 6-1 बचेगा, बराबर 125/152। आप लोग समझिएगा, मैं आपको दिशा बता रहा हूँ, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तभी आपको सवाल समझ में आएगा। अब देखिए r की पावर 6-1 बचा और ऊपर ये बचा, इसको सबसे पहले लिख लेते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इस प्रकार से ये बचा। अब यहाँ पर से आप बाई ऑप्शन भी चेक करके रख सकते थे। अगर आपको और हल करना है तो इसको तोड़ लीजिए नीचे वाले का,
ये बनेगा R3 की पावर स्क्वायर बनेगा इस प्रकार से 1 का स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर से लगा लीजिए, तो R3 माइनस 1 और r की पावर 3 प्लस 1, तो यहाँ पर से माइनस वन वाला कट जाएगा और यहाँ पर 1 बाई आर की पावर 3 प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार से इसको लिख लीजिए। सवाल ये बड़ा है और इसको अगर आप छोड़ना चाहें, अगर आपको नहीं भी आए एग्जाम में तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन जो लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे वो लगाने का प्रयास जरूर करेंगे, इसलिए बिल्कुल लास्ट तक आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर लीजिए, 152 बराबर 125 आर क्यूब प्लस 125। 125 में से 152 घटा देंगे, इधर आएगा ना, तो यहाँ बचेगा 27 और 27 बटे 125 करेंगे बराबर आर क्यूब। समझ में आ रहा है आपको? अब 27 किसका क्यूब होता है? 27 होता है 3 का, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और 125 5 का, और आर का क्यूब से क्यूब हट जाएगा तो आर की वैल्यू आ जाएगी 3/5। यहाँ पर से इस प्रकार से आप लास्ट वाले ऑप्शन को निकाल सकते हैं। तो यही एक मेथड, इससे आप लगा सकते थे। कोई और मेथड आपको मालूम चले तो आप उससे भी लगा सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आपको सेक ए प्लस 10a अपान सेक ए माइनस 10a की वैल्यू आपको दे रखी है 2 प्लस 51/79 के बराबर है। तो साइन ए की वैल्यू आपको निकालनी है। आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे आप? देखिए सेक ए को आप लिख सकते हैं 1/cos ए, समझिएगा, ठीक है। और tan a बराबर होता है साइन ए अपान cos ए, दोनों के हर बराबर है तो ऊपर वाले पद जुड़ जाएंगे, 1 प्लस साइन ए अपान cos ए आ जाएगा। अब इसी प्रकार से नीचे वाला बनेगा 1 माइनस साइन ए अपान cos ए, तो cos ए से cos ए दोनों तरफ कट जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस साइन ए और नीचे बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस और नीचे बनेगा 1 माइनस साइन ए बराबर। आपको ये अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 209/79। अब आप लोग तिर्यक मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ, तो साइन ए की वैल्यू आपको निकल कर चली जाएगी 65/144। इतनी आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन जो आपके लिए छोड़ देते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई करके आप साइन ए की वैल्यू यहाँ पर से निकाल सकते हैं। वही आपसे पूछा गया। ग्रुप डी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए और जल्दी से आपको निकल करके उत्तर निकालना पड़ेगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जो 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12, 15 और 25 से विभाज्य हो जाए। इसे क्वेश्चन आपको जब आप एलसीएम और एचसीएफ पढ़ते होंगे तो वहाँ पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले आप 12, 15 और 25 का एलसीएम ले लीजिए। 12, 15 और 25 का एलसीएम निकल कर आएगा 300, चाहे तो निकल के देख लीजिएगा, 300 आएगा। अब 300 को आप क्या करिए, 300 को 20,000 में भाग कर दीजिए, ठीक है। कितनी बार जाएगा? सबसे पहले 6 बार जाएगा, 6 का 18, 1800 आ जाएगा। बचेगा कितना? यहाँ पर से 200 शेष बचेगा। अब यहाँ पर से फिर से 6 बार जाएगा, तो 6 का 18, 1800, फिर से 200 शेष फल बचेगा। अब यहाँ पर आप ये सोचिए कि इसमें आपको जोड़ना ही है। 20,000 में आप कितना जोड़ दें कि ये संख्या जो हमारी है 12, 15 और 25 से डिवाइड हो जाए। तो 12, 15, 25 से डिवाइड होने के लिए आपको 200 शेष आ रहा है। अगर हम इस संख्या में 200 शेष जो आ रहा है, अगर उसमें 100 और जोड़ दें तो ये 300 शेष आएगा, और 300 शेष कभी आ नहीं सकता। 300 शेष आ जाएगा तो संख्या डिवाइड हो जाएगी। अगर हम इस संख्या में 100 और जोड़ दें तो जो हमारा शेषफल बच रहा था फिर शेषफल नहीं बचेगा और संख्या विभाज्य हो जाएगी। या तो आप 100 जोड़ दीजिए या तो जो 200 शेषफल आ रहा है उसको घटा दीजिए। लेकिन प्रश्न में आपसे जोड़ने के लिए कहा है तो आपको 100 जोड़ना पड़ेगा अगर आपको संख्या को विभाज्य करना है। सही ऑप्शन होगा लास्ट वाला ऑप्शन। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में स्पंदना ने 50 में से 22 अंक प्राप्त किए, उसे एक परीक्षा और देनी होगी, मतलब ये प्री थी, इसके बाद एक परीक्षा और देनी है। उसे पास करने के लिए कुल मिलाकर के 56% अंक की आवश्यकता है, मतलब कि प्री के अंक भी जोड़े जाएंगे और मेंस के अंक भी जोड़े जाएंगे। यदि दूसरी परीक्षा 75 अंक की हो तो दूसरी परीक्षा में अंकों का परसेंटेज आपको ज्ञात करना है। चलिए सोचने का प्रयास करिए, अच्छा क्वेश्चन है। समय अगर आपको ज़्यादा लेना है तो वीडियो को रोक करके आप आसानी से समय को ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए 56% अंक चाहिए दोनों परीक्षा में पास होने के लिए। तो पहला पूर्णांक जो पहली परीक्षा का है वो 50 पूर्णांक है, दूसरी परीक्षा का पूर्णांक है 75। इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 125।
125 का 56% अंक उसको प्राप्त होने चाहिए। तो अगर आप इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 70। 125 का 56% आ जाएगा 70। 70 अंक उसको चाहिए पास होने के लिए परीक्षा, और पहली परीक्षा में उसने 22 अंक प्राप्त कर लिए हैं, तो दूसरी परीक्षा में उसे 70 में से 22 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, 48 अंक उसे चाहिए होंगे, क्योंकि टोटल उसको अंक चाहिए 56%, और 56% मतलब कि 70 अंक चाहिए, तो दूसरे परीक्षा में 48 पा जाएगी तो वो पास हो जाएगी। तो आपको बताना है दूसरी परीक्षा में उसके अंकों का परसेंटेज, तो कितने में से निकालेंगे, 75 में से निकालेंगे। 25 3 75, 25 चौको 100, 3 1 9 3 और 3 6 18, 16 चौको 64। तो 64% अंक उसको प्राप्त करने होंगे अगर वो 56% के साथ दोनों परीक्षा को पास करती है, तो उसको 64% अंक लाने पड़ेंगे 75 अंकों में से। 27 नंबर क्वेश्चन है, फलों की एक टोकरी में 52% लीची हैं और 48% कीवी हैं। यदि वे संख्या में 50 हों तो लीची और कीवी का आपको अनुपात ज्ञात करना है। कैसे करेंगे आप, देखिए लीची 52% है और 48%, जो इनका रेशियो होगा परसेंटेज में वही लीची और कीवी का होगा। तो इसे आप लोग काट सकते हैं, 13 चौको 52 और 12 चौक 48, तो 13 और 12 का रेशियो होगा। सही ऑप्शन हो जाएगा तीसरा वाला। अगर आपसे संख्या पूछता तो इस संख्या में 26 होती और ये 24 होती, टोटल योग इनका 50 देखिए बन रहा है, तो संख्या में ये 26 और 24 होंगी, लेकिन अनुपात में ये 13 और 12 होंगी, तो सही ऑप्शन होगा इसका तीसरा वाला। 28 नंबर क्वेश्चन है, 16 विशेषज्ञ किसी कार्य को 28 प्रशिक्षुओं द्वारा किए जाने की समान अवधि में पूरा करते हैं। 12 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु किसी कार्य के एक भाग को पूरा करते हैं। इस समान अवधि में समान कार्य को पूरा करने के लिए 8 विशेषज्ञों के साथ कितने प्रशिक्षुओं की आवश्यकता होगी आपको ज्ञात करनी है। अच्छा क्वेश्चन है, करने का प्रयास करिए। देखिए समझिएगा, सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं विशेषज्ञ और प्रशिक्षुओं की संख्या का अनुपात कितना है। 16 विशेषज्ञ और 28 प्रशिक्षु किसी कार्य को समान अवधि में करते हैं, तो अवधि दोनों की कट जाएगी। विशेषज्ञ और प्रशिक्षु की अनुपात आ जाएगा कितना, 7 और 4 का रेशियो आ जाएगा। इसे आप लोग याद रखिएगा कि विशेषज्ञ का रेशियो 7 है तो प्रशिक्षु 4 होंगे। अब आपसे क्या कह रहा है, देखिए 12 विशेषज्ञ, 12 मल्टीप्लाई विशेषज्ञ कितने हैं, 7 प्लस 15 प्रशिक्षु, 15 प्रशिक्षु कितने हैं, 4 हैं, 15 मल्टीप्लाई 4, और इनका जो समय लग रहा है वही समय जो लग रहा है नेक्स्ट वाले का, जो हमारे सामान्य कार्य को पूरा करने में 8 विशेषज्ञ कितने हैं, 7 के रेशियो में हैं, और प्रशिक्षुओं की संख्या आपको निकालनी है। तो माना प्रशिक्षु कितने हैं, 100 हैं, और उनका जो रेशियो होगा वो 4 के रेशियो में है। तो यहाँ पर से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो 12 सतह 84 और 15 चौको 60, 84 60 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 144 बराबर 8 सतह 56 और प्लस 4x। अब 56 में से 144 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 88, और 88 में 4 का भाग देंगे तो 22। x की संख्या यहाँ पर से 22 निकल कर आएगी। सही ऑप्शन होगा दूसरा वाला ऑप्शन। 29 नंबर क्वेश्चन है, नीचे देखिए आपको एक पाई चार्ट दिया गया है जो XYZ द्वारा बिक्री की गई खेल सामग्रियों की जानकारी आपको प्रदान कर रहा है। वर्ष 2016 में कंपनी का कुल राजस्व इतना था, तो आपको बताना है अन्य खेल सामग्री की बिक्री में कितना राजस्व होगा, ये आपको बताना है। चलिए डायग्राम को थोड़ा से आपके लिए हम जूम कर देते हैं, इससे आप लोग बताने का प्रयास करिए। देखिए अन्य खेल सामग्री को इंग्लिश में कहते हैं अदर स्पोर्ट किट्स, उनका परसेंटेज 10 है राजस्व में। तो कुल राजस्व का इसका आप लोग 10% निकाल लीजिए। तो 10% निकालेंगे तो इसका 2 जीरो कट जाएंगे और 1 जीरो फिर लग जाएगा, तो इसके बगल में का 1 जीरो हटा दीजिए और वही ऑप्शन होगा सही ऑप्शन। तो ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 1 जीरो कम कर देंगे तो वही इसका 10% जो होगा वो अन्य खेल सामग्री में इसका राजस्व होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 117 गेंदों को ABC में आपको बांटना है 2 4 7 के रेशियो में, तो C की तुलना में A को कितनी गेंदें प्राप्त होंगी ये आपको बताना है। ये आज का 30 नंबर क्वेश्चन है और आपके लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ क्वेश्चन, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। मैंने आपको 29 क्वेश्चन कराए हैं
और इस सीरीज में, इस सेट में लगभग 30 से 32 क्वेश्चन थे। एक दो क्वेश्चन जो हैं इस सीरीज में गलत रखे गए हैं जो मैंने आपको नहीं कराए। 30 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे जो मैंने आपको कराए, और आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो बताइएगा आप लोग इन 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। 29 तो मैंने आपको कराए, और ये अनुपात का काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी मैं आपके लिए आशा करता हूँ कि आप इसको ज़रूर सही करेंगे। और बताइएगा क्या आपका स्कोर 25 तक पहुँच रहा है। अगर आपका स्कोर 25 तक नहीं पहुँच रहा है इस 30 प्रश्नों में से, तो मेहनत करके 25 तक लाने का प्रयास करिए, क्योंकि मैथ के जो आंसर होते हैं वो बिल्कुल सॉलिड आपको आते हैं, और इनके नंबर आपको कोई काट नहीं सकता है। एग्जाम के बाद में आप दे करके आएंगे तो आपको कोई भ्रम नहीं रहेगा कि हमारा सवाल गलत होगा कि सही होगा। बिल्कुल सॉलिड उत्तर इनके प्राप्त होते हैं। तो मैथ को अच्छे करके आपको चलना होगा। ढेर सारे क्वेश्चन मैथ से पूछे जाते हैं, लगभग 30 क्वेश्चन तक आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पिछले साल मैथ के पूछे गए थे। आशा करते हैं कि आप 25 किए होंगे। इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा। ये हमारी सीरीज थी आज की मैथ की, हमने मैथ के सारे क्वेश्चन आपको कराए। किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, इसी प्रकार आप लोग वीडियो को लाइक किया करिए। अगर आप लोग नेक्स्ट पार्ट चाहते हो इसका, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कहिएगा। जितने आप लोग कहेंगे उतने आपको कराने का प्रयास करेंगे।